तेज प्रताप के उम्मीदवार को तेजस्वी के कार्यकर्ताओं ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। बाप रे बाप, किसी का हिम्मत है कि छू देगा तेज प्रताप के आदमी को। चिराग पासवान एकदम जिद पे अड़ गए और दिन से लेकर रात तक मनाने का काम चला है। राबड़ी आवास पे काफी हंगामा हो रहा है कि लालू जी की गाड़ी भी राबड़ी देवी के आवास पे उसी समय पहुंच गई। कहीं गए होंगे लालू जी, तो गाड़ी पहुंची तो सब घेर लिया। राजेश राम उसमें फपक फपक कर रोने लगे। एक आदमी है, एक शख्स है जो चाहता है कि राजेश राम को वह सफलता नहीं मिले। कहा जाता है कि नीतीश जी की जो महिला है वो एकदम साइलेंट वोटर है, उसको छिटकाने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाएं सवाल कर रही हैं अपने पुरुषों से, अब पूछ रही कि क्या करें, किसको वोट दें हम इस बार, खाता में तो पैसा आ गया है। तो ऐसे हैं नीतीश के वोटर। मुकेश सहनी उठ के निकल गए थे और उन्होंने कहा था कि मेरे पीठ पे छुरा भोंका है। तेजस्वी भी हमको लगता है कि नहीं चाहेंगे कि डिप्टी सीएम बने। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, सुबह सुबह आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विथ न्यूज हार्ट देख रहे हैं आप। हमारे साथ हैं चंदन सर, जो आज खबरों का विश्लेषण करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद अश्विनी जी। सर, सबसे पहला सवाल, कल बिहार कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राजेश राम उसमें फपक फपक कर रोने लगे। उनका कहना ये था कि जो सीजेआई पे जो हमला हुआ है उसको उन्होंने दलित से जोड़ दिया। कैसे देखते हैं आप इस घटना को? ठीक है, देखिए राजेश राम का अपना दर्द है तो उनकी बात को भी समझिए, लेकिन इसमें सियासत उन्होंने की है उसको भी समझना होगा। वो कहे कि देखिए इतने ऊंचे पे पद पे पहुंच गए हैं गवई साहब, और इसके बाद भी उनको इस तरह की चीज़ें झेलनी पड़ी है। जो जूता फेंक दिया और ये हुआ, तो पूरे भारत में, देश भर में इस चीज़ का विरोध हो रहा है। लोग जो है इसकी निंदा कर रहे हैं। तो लोग निंदा कर रहे हैं और इस पीड़ा को व्यक्त कर रहे थे राजेश राम, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष। तो ये तो पीड़ा हो गई, दर्द हो गया, उसका एहसास जो है राजेश राम को भी हुआ। लेकिन लोग यह कह रहे हैं कि राजेश राम जो है वह अपनी पीड़ा को इसमें घोल रहे थे। अपनी पीड़ा जो है, कुछ पार्टी की पीड़ा है, कुछ सियासत की पीड़ा है, कुछ कांग्रेस का दर्द है, बिहार कांग्रेस में जो अभी चल रहा है। और बिहार कांग्रेस में क्या चल रहा है? एक आदमी है, एक शख्स है जो चाहता है कि राजेश राम को वह सफलता नहीं मिले, जिस सफलता के लिए तमाम रास्ते अख्तियार जो है राहुल गांधी ने बिहार में किए हैं। जैसे दलितों पर दांव खेलना, ये रास्ता है राहुल गांधी का, ये रास्ता है कांग्रेस का, और यह भी है इसमें कि बड़े फलक देने की कोशिश जो है राहुल गांधी ने की है। तो अगर इन सब चीज़ों को आप देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है और कैसे बिहार कांग्रेस की चीज़ें कैसे बदल गई। ये हटा दिए गए, वो ला दिए गए। तो भाई अभी पिछले दिन एक और चीज़ आपको याद करना पड़ेगा कि कुटुंबा में विरोध हुआ। किनका? तो राजेश राम का। तो राजेश राम का जो विरोध हुआ वो डायरेक्ट कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध नहीं किया, जो गठबंधन के सहयोगी हैं राजद ने, और राजद का दावा है उस सीट से, कुटुंबा से। राजद, आप देखिए अब तो सीट भी आखिरी चरण में है। आज फैसला भी हो सकता है कि सीटों का आंकड़ा आ जाए कि भाई कौन पार्टी महागठबंधन में कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगा। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन आखिर विरोध क्यों हुआ? तो विरोध के पीछे कहा जा रहा है कि ये चीज़ सुहा नहीं रहा। सुहाना मतलब समझते हैं ना, पसंद नहीं बहुत लोगों को आ रहा है कांग्रेस में ही। तो ऐसे लोग जो चाहते हैं कि फिसड्डी साबित हो जाए, कौन? तो राजेश राम। और तो ये भी दर्द है, कहा जाता है कि यह भी दर्द है। और ये दर्द जो है, देखिए गवई साहब के दर्द से बात उठी है, लेकिन जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल राजेश राम ने किया उसमें ये था कि कहे कि हम भी इस पीड़ा को झेल रहे हैं, हम भी। और बड़ी गंभीर बात उन्होंने कही है, और ये सब पर सवालिया निशान है। उन्होंने कहा कि अंदर सदन में भी हमको झेलना पड़ता है। तो कभी सदन में रहते हुए ये बात क्यों नहीं बोले राजेश राम? राजेश राम को सदन में उठाना चाहिए था ना। सवाल ये है कि इतने दिनों के बाद अगर सदन में हुआ तो आप तो विधायक रहे हैं,
तो आप तो बिल्कुल उस समय भी उठा सकते थे, लेकिन आज उठाना, जबकि इस घटना की निंदा पूरा देश कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की और देश इस घटना को नहीं स्वीकार रहा है, लेकिन फिर भी इस तरह से राजनीतिकरण करना और इस तरह का विक्टिम कार्ड खेलना, ये कहाँ तक जायज़ है? देखिए, जब विक्टिम होगा तो जायज़ तो नहीं होगा ना। माने पीड़ित कार्ड जब आप खेलिएगा तो वो तो नहीं चलेगा ना, वो लोग तो सवाल उठाएंगे ना। तो खैर, हमने सवाल पूछा है। आप राजेश राम से मेरा सवाल है कि अगर सदन में आपके साथ भेदभाव हुआ, आपको पीड़ा सहनी पड़ी, तो आप सदन में आप अपनी ही पीड़ा की अगर आवाज़ आप नहीं उठा सकते, तो फिर अन्य लोगों का जो दर्द होगा, जो जनता का दर्द होगा, तो वो उठाते हैं कि नहीं सही तरीके से? आप ये भी सवाल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब सदन शब्दों का इस्तेमाल आपने किया है। आगे बढ़ते हैं सर। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजेश राम ने एक और घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो सीट बंटवारे के बाद जितनी भी सीटें मिलेंगी, उसमें से अधिकतर सीटें महिलाओं को दी जाएगी। अधिकतर सीटों का पे जो कैंडिडेट होंगी वो महिला होंगी। तो इस तरह का महिला कार्ड खेलकर वो नीतीश जी के जो कोर वोटर हैं, उसको महिला, जो कहा जाता है कि नीतीश जी की जो महिला हैं वो एकदम साइलेंट वोटर है, उसको छिटकाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, नीतीश जी के जो कोर वोटर है उसको छिटकाना तो मुश्किल है, बहुत कठिन है। अगर आप अभी गांव घर में जाइए, बहुत बेबाकी के साथ, बहुत साफगोई के साथ हम आपको बता रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है ना कि मुस्लिम और यादव आरजेडी के वोटर हैं, और ऐसे वोटर हैं जो कभी विमुख नहीं होते हैं लालू जी से, तेजस्वी जी से विमुख नहीं होते हैं। लेकिन जानते हैं ज़मीन पर चर्चा क्या है, घरों में क्या चर्चा है? ऐसी महिलाएं अब कह रही हैं कि खाता में तो पैसा आ गया है, वोट इस बार क्या करें? ये महिला, हम बस इतना ही कह रहे हैं, समझिएगा गंभीरता को, ठीक है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि वोट देंगी या नहीं देंगी या करेंगी। ऐसे सवाल जो है मुसलमान परिवार में भी, और ऐसे सवाल यादवों के परिवार में भी हो रहा है। महिलाएं सवाल कर रही हैं अपने पुरुषों से, अब पूछ रही कि क्या करें, किसको वोट दें हम इस बार, खाता में तो पैसा आ गया है। तो ऐसे हैं नीतीश के वोटर। और मतलब इस बार की जो लड़ाई है ना साहब, बहुत जो है घमासान वाली लड़ाई है। तो ये है, तो ऐसे वोटर जो है नीतीश कुमार ने पहले बना लिए हैं। ये तो नए वोटर की हम बात कर रहे थे। एम और वाई जो समीकरण है उसमें कैसे सेंधमारी हो रही है महिलाओं में, उसकी बात हम कर रहे थे। और जिनको नीतीश कुमार ने ऐसी लड़कियों को जो अब वोटर हो गई हैं, जो पहले स्कूल में पढ़ा करती थी, जो नीतीश कुमार की दी हुई साइकिल से 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की यात्रा करके पढ़ने गई हैं, अब वह मैट्रिक कर गई हैं, इंटर कर गई हैं, ग्रेजुएट बन गई हैं। अब समझिए तो उनके मन में क्या हो रहा होगा नीतीश कुमार के लिए। तो नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए इतने काम किए हैं कि राजेश राम की अपील से और टिकट देने से, अगर टिकट महिलाओं को ज़्यादा मिलता है तो ये अच्छी बात है। लेकिन वोट ये हो जाएंगे, हाँ हो सकता है किसी खास विधानसभा में हो जाए, किसी खास जगह पे हो जाए, ये हो सकता है कि थोड़ा सा ये हो, टर्न आउट हो। लेकिन नीतीश को ऐसे वोटर से अलग कर देना बहुत बड़ा चैलेंज है, फिलहाल बहुत बड़ी चुनौती है सबके लिए। ये एक बड़ी चुनौती होगी राजेश राम के लिए। हालांकि अगर महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रतिनिधित्व करती है तो ये समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं सर। अगला सवाल है, तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों के बीच सिर फटोल शुरू। तेज प्रताप के उम्मीदवार को तेजस्वी के कार्यकर्ताओं ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। क्या लगता है, राजनीतिक युद्ध शुरू हो गया है? और तेज प्रताप इसका कैसे जवाब देंगे? क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब भी चुनाव होगा तो वो उस युद्ध भूमि में जो भी खिलाफ में होगा उसके ऊपर सुदर्शन चक्र चलेगा। अब देखिए सुदर्शन चक्र चलाएंगे कि नहीं तेज प्रताप, अब ये तो वक्त बताएगा। वैसे दावा उनका रहता है कि चलाएंगे सुदर्शन चक्र। पीटा कौन, अब पीट कौन गए, ठीक है ना? ज़रा इसको समझिए। ये हैं आपको जो तेज प्रताप यादव की पार्टी है, जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार हैं अरुण कुमार। इनका कहना है कि हमको पटना में बंधक बनाया, बांध करके हमको बहुत मारा है सब, ठीक है? मारा तो मारा, सब छीन छान लिया जो भी था, ये है लूटपाट हुई है, वो कह रहे हैं।
अरुण कुमार यादव जो हैं अरवल विधानसभा से उम्मीदवार हैं, जनशक्ति जनता दल मतलब तेज प्रताप यादव की पार्टी से। और जो आवेदन दिए हैं पुलिस को उसी में उन्होंने जिक्र किया है कि हम टिकट के सिलसिले में ही एक MLA फ्लैट है उसी में ठहरे थे, और सोमवार की जो है देर रात जो है कुछ लोग फ्लैट में घुस गए, और घुसने के बाद जो है हमारी पिटाई की, सबके हाथ में पिस्टल थी, और बोले कि सब बेलने से बड़ी मार मारा है, समझे। तो बेलना से जो है तेज प्रताप यादव के जो प्रत्याशी हैं उनकी पार्टी के, उनको बेलना से पीटा है सब। और यह भी अपराधियों के बारे में लिख रहे हैं कि जब मेरा जितना डॉक्यूमेंट्स था, घड़ी था, कैश था, ATM कार्ड था, आधार कार्ड था, सब लेकर के जो है चला गया है, ये कहना है अरुण कुमार यादव का। और एक बात और कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मारपीट के बाद जब सब जो हमको मारा, मारपीट के बाद सब नाम ले रहा था, फलनमा शक्ति यादव का नाम ले रहा था, ये आरोप लगाए हैं। भाई ये सब लड़ाई में तरफ चलते रहता है, पुलिस अपना जांचे कि सही है गलत है क्या है। लेकिन एकदम ये अचंभित करने वाली खबर है कि वो फ्लैट में एगो MLA फ्लैट है, ऐसा फ्लैट में ही ठहरे थे जो किसी के नाम पे लॉट नहीं है। अच्छा। ठीक है, उसी फ्लैट में ही ठहरे हुए थे और उसी में इनका पिटाई जो है हुई है। अब है कि अब दोनों भाई में सिर फुटअव्वल, दोनों भाई में सियासी सिर फुटअव्वल तो है ही ना अभी। लेकिन अब ये वाली पिटाई है, ये तो एकदम शुद्ध रूप से मान लीजिए कि पुलिसिया जांच है। बिल्कुल नहीं तब बात समझ में आएगा कि इसमें किसकी साजिश है, क्यों, कोई पुरानी बात तो नहीं है, कोई नई बात तो नहीं है इसमें, ये है। लेकिन तेज प्रताप के प्रत्याशी पर, उनके समर्थक पर अब हमला है। अब तेज प्रताप चुप तो नहीं बैठे। हाँ, तो अब देखिए तेज प्रताप जी का अभी कुछ, हम लोग जब तक चर्चा कर रहे हैं तब तक कुछ नहीं है, कुछ आता है तो फिर दूसरे कार्यक्रम में आपको अपडेट कर देंगे। बात उनकी बात एक मजेदार बात है, शक्ति सिंह यादव का नाम लिए थे, शक्ति यादव का, उनका आया है बाप का, क्या कह रहे हैं जरा बयान सुनिए। कह रहे हैं कि तेज प्रताप जी के समर्थक को कुछ बोलने की हिम्मत किसमें है, किसी के ताकत है कि बोलेगा, ये कह रहे हैं शक्ति यादव। कह रहे हैं मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये मीडिया में उनकी बात आई है, रिपोर्ट में है, ये कह दिए हैं कि बाप रे बाप, किसी का हिम्मत है कि छू देगा तेज प्रताप के आदमी को। हाँ, अब तेज प्रताप के उम्मीदवार का आरोप शक्ति यादव पर, और शक्ति यादव ने इस पर सफाई दी है। बाकी जो विषय है वो जांच का विषय है, पुलिस इस पर अपना जांच करेगी और आगे जो भी कार्रवाई होगी और तेज प्रताप का इस पर जो भी स्टैंड होगा या जो भी बयान होगा वो हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं सर। राबड़ी आवास पे काफ़ी हंगामा हो रहा है। कल जो है कुछ कार्यकर्ता, मसौढ़ी के कार्यकर्ता, राजद के ही कार्यकर्ता थे, राबड़ी आवास के पास आके जम के नारे लगा रहे थे मसौढ़ी के विधायक रेखा पासवान के विरोध में। आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो राजद के ही कार्यकर्ता अपने उम्मीदवार और अपने विधायक का विरोध करने लगे? हाँ देखिए, अब ऐसा क्या हुआ होगा, मनभेद हुआ होगा, ये हुआ होगा भीतरे भीतरे। लेकिन जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे रेखा पासवान के खिलाफ में, मसौढ़ी के जो विधायक हैं RJD, उनके खिलाफ में जो नारे लगा रहे थे, उन लोगों का यह कहना था कि ये भ्रष्टाचारी हैं, महानासी। मतलब महानासी का मतलब यहाँ दर्शकों को बता देना जरूरी है। महानासी का मतलब ये है कि मैंने विकास का काम नहीं की, भ्रष्टाचारी हैं। जो काम करना चाहिए, जो उम्मीद थी राजद के वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं को, वहाँ की जनता को, मसौढ़ी की जनता को, वह जो है चीज़ें नहीं हुई है, और इसलिए लोग वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। जो अनोखी तस्वीर तब दिलचस्प यह बात कि लालू जी की गाड़ी भी राबड़ी देवी के आवास पर उसी समय पहुँच गई। कहीं गए होंगे लालू जी, तो गाड़ी पहुँची तो सब घेर लिया। अब घेर लिया गाड़ी को, तो उस समय में जो गार्ड हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, उनसे धक्का मुक्की भी वहाँ पर, हाँ, कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की भी हुई है। सब लोग यही कह रहे थे कि एकदम जो है सो रेखा पासवान, जो समझ लीजिए, इसको टिकट मत दीजिए, नहीं तो यह जीत नहीं पाएगी, कोई काम नहीं की है, बहुत भ्रष्टाचार की है, इस तरह की लोग बात कह रहे थे। तो एकदम घमासान वाली स्थिति जो है कुछ घंटों के लिए राबड़ी देवी के आवास पर कल बन गई थी। अगला सवाल है सर, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि चिराग पासवान एकदम जिद पे अड़ गए हैं। हालांकि उसको मनाने के लिए भाजपा के 3 बड़े नेता, मंगल पांडे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, विनोद तावड़े और धर्मेंद्र प्रधान, दिल्ली पहुंचे, उनके आवास पे बैठक हुई
क्या लगता है सर, क्या हुआ होगा? चिराग पासवान मानेंगे? क्योंकि जल्द ही एनडीए की सीटों की भी घोषणा होने वाली है, सीट शेयरिंग की। देखिए, आज ही मीटिंग होने वाली है और दिन से लेकर रात तक मनाने का काम चला है। बिल्कुल। किनको? चिराग पासवान को। अब इसमें ये है कि सीट को लेकर के सबसे देखिए कुछ उनकी मांग है अपनी। उनकी मांग ये है कि हम जैसे लोकसभा में जो मेरा जीत का परसेंटेज रहा उसी के अनुसार जो है हमको सीट कंसीडर किया, उसी तरह उसका गणना कर लीजिए, हिसाब लगा के हमको सीट दे दीजिए। और उनका एक और कहना है या मांग कहिए, वो कह रहे हैं कि जो सीट हमको मिले ना, जहाँ जहाँ हम लोकसभा चुनाव जीते हैं जिस लोकसभा क्षेत्र में, वहाँ कम से कम हमको 2 विधानसभा सीट मिलनी चाहिए। ये हो गई। एक और उनकी डिमांड है, जो उनके खास चहेते लोग हैं उन लोगों के लिए चुनिंदा सीटें, चाहे वो जदयू की सीट हो चाहे वो भाजपा की सीट हो, खाली कर दो सब। ठीक है, तो कुछ मांग ठीक है, कुछ जो है मनबड़ू वाली मांग है उनकी। तो अब ये इन्हीं को लेकर के, और यह भी कि हमको भाई 30 सीट चाहिए। इधर इनकी कोशिश, भाजपा की कोशिश है कि 20 से 25 के बीच में हिसाब किताब इनका क्लोज किया जाए। लेकिन दिल्ली में भी इसको लेकर के, और ये दिन में भी और रात में भी उनको मनाने की कोशिश हुई है। अब इसका परिणाम देखना है कि आज जो मीटिंग हो रही है एनडीए की, उस मीटिंग में चिराग पासवान क्या कहते हैं, क्या करते हैं, समय पे पहुंचते हैं नहीं पहुंचते हैं, और मतलब उनका बॉडी लैंग्वेज भी लोग गौर करेंगे, पत्रकार जरूर, मीडिया जरूर गौर करेगी कि उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है। मतलब हसरत तो उनकी बहुत बड़ी है ना, हसरत बहुत बड़ी हसरत है, समझे, बहुत बड़ी हसरत है। और उन हसरतों का की झलक कहिए कई बार बिहार के लोग देख भी चुके हैं। कई बार मंचों से, खुद नहीं तो समर्थक नहीं मांग, नारा लगाया कि भाई सीएम कैसा हो, कई बार एक पोस्टर भी लग गए। हालांकि बाद में उन्होंने खंडन किया इस चीज़ का। हाँ, तो यही तो अपना तरीका होता है, राजनीति का यही होता है कि किसी से कहलवा दो, पीछे हट जाओ, बड़प्पन के लिए आके खंडन कर दो। तो सब तरीका है, ये सब समझता है। ऐसा नहीं है कि कोई लोग ऐसा, हाँ, सब कोई, जनता भी समझती है, पार्टियां भी समझती है, नेता भी समझते हैं कि आखिर कौन क्या किस मकसद से क्या कह रहा, क्या कर रहा है। आज महागठबंधन की भी बैठक है सर। मुकेश सहनी ने कल इसके बारे में कहा था। क्या लगता है, मुकेश सहनी की हसरत पूरी होगी या 2020 का ही वो सीन फिर से दोहराया जाएगा, या फिर से देखने को मिलेगा जब बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुकेश सहनी उठ के निकल गए थे और उन्होंने कहा था कि मेरे पीठ पे छुरा भोंका है? क्या लगता है आपको? देखिए, जैसे मुकेश सहनी है तो उनकी भी कोई एक हसरत नहीं है, कई हसरतें हैं। 60 सीट, वो 60 सीट वाली है, तो वो तो हसरत तो ये पूरी नहीं होगी। पहले एक एक करके सुनते जाइए। 60 सीट हसरत पूरी नहीं होने वाली है। मतलब महागठबंधन में जो स्थिति है, सब मुकेश सहनी ही ले लेंगे तो फिर कैसे होगा भाई? वाम दल भी तो है, बाद में एक छोटी पार्टी जो पशुपति जी की पार्टी है वो अभी जुड़ी है, हेमंत सोरेन की पार्टी, फिर हेमंत सोरेन की पार्टी हो गई, कांग्रेस है, तो अकेले तो है नहीं है। और सबसे बड़ी हसरत इनकी है कि डिप्टी सीएम, तो डिप्टी सीएम की दावेदारी, ये भी हसरत इनकी पूरी नहीं होगी। इसलिए कि अगर जो सीटें इनको मिलती है तो 100% स्ट्राइक रेट तो नहीं रहेगा। इतिहास तो यही कह रहा है कि जब भी चुनाव लड़े हैं तो वो सफलता इनको नहीं मिली, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का। और ऐसा कोई तूफान इस बार नहीं दिख रहा है कि सहनी तूफान हो बिहार में। हर जगह सहनी 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 सहनी, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे तरह का माहौल है अभी, तो वह भी हसरत हमको लगता है कि वह भी पूरी होने वाली नहीं है। इनको जो डिप्टी सीएम वाली हसरत है, ना कांग्रेस पूरी होने देगी और ना वाम दल पूरे होने देंगे। दीपंकर ने ये कर भी दिया था। सवाल का जवाब भी नहीं है, क्या लोग जवाब देंगे इस पर? ठीक। और तेजस्वी भी हमको लगता है कि नहीं चाहेंगे कि डिप्टी सीएम बने। ये मतलब अंदरूनी सियासत जितनी समझ में आ रही है महागठबंधन की राजनीति, क्यों चाहेंगे भाई आपको कि आप डिप्टी सीएम बन जाइए? मान लीजिए 15 सीट आपको मिले, 4 को जीतिएगा तो 4 सीट जीत करके डिप्टी सीएम बन जाइएगा भाई। 15 में अगर 15 जीत जाएगा तब एक बात भी है। तो वो आंधी या तूफान तो कहीं ऐसा है नहीं कि सुनामी आ रही है आपके नाम की, कि आप जहां उम्मीदवार खड़ा कीजिए
15 सीट मान लेते हैं, सबका सब आप जीत जाइए, ऐसी स्थिति तो नहीं दिख रही है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग उसको जादू मानेंगे, मिरेकल मानेंगे। अब मिरेकल अगर होगा तो हो सकता है कि आप उस मिरेकल में डिप्टी सीएम बन जाए, लेकिन दूर तक दिख नहीं रहा है। हम चश्मा उश्मा भी ठीक करके देख रहे हैं, तब भी हमको नहीं दिख रहा है कि आपकी यह हसरत पूरी होगी। अब देखते हैं मुकेश सहनी की यह हसरत पूरी होती है या नहीं। हमारी भी नज़र बनी रहेगी, हम ग्राउंड जीरो से आप तक खबर पहुंचाते रहेंगे। आप न्यूज़ हाट पे बने रहिएगा। फिलहाल आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपका जो भी सुझाव या शिकायत जो भी हो, आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम इसमें और इम्प्रूव कर सकें। फिलहाल आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।